दोस्तों आदाब। जन चौक पर आपका स्वागत है और मैं हूं यूसुफ किरमानी। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि नूंह में जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है बिल्डिंग गिराने की, उस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन कल अदालत का विस्तृत आदेश सामने नहीं आया था। आज तमाम मीडिया ने उस जजमेंट को बाकायदा प्रसारित किया है और कोट किया है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण बातें अपने जजमेंट में गुड़गांव और नूंह में जो बिल्डिंग गिराई गई है उनके संदर्भ में कहा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि आप जो जिस तरह से नूंह में डिमोलिशन कर रहे हैं, गुड़गांव में डिमोलिशन कर रहे हैं, वो एक जातीय यानी एक पर्टिकुलर समुदाय का आप सफाया कर रहे हैं। यानी अंग्रेजी में उन्होंने वर्ड यूज किया है एथनिक क्लींजिंग, और उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष ही आपके निशाने पर क्यों है। ये दो सवाल ऐसे थे जिससे हरियाणा सरकार की चूल्हे हिल गई और उससे जवाब देते नहीं बन पड़ा। कल हम लोगों ने बताया था कि नूंह में करीब 1000 प्रॉपर्टीज जो है बिल्डिंग वो गिराई गई है, और वो सभी सारी की सारी मुस्लिम समुदाय के लोगों की। वो सही गिराई गई या गलत गिराई गई इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन हाई कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है और जो ये दो टिप्पणियां की हैं महत्वपूर्ण कि आप एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, आप समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कभी अभी तक 2017 से योगी आदित्यनाथ यूपी में बुलडोजर पॉलिटिक्स लेकर आए थे, और तब से ये पॉलिटिक्स यूपी के बाद एमपी पहुंची, एमपी के बाद असम पहुंची, असम के बाद गुजरात पहुंची, और गुजरात के बाद सीधे उनकी जो नई प्रयोगशाला हरियाणा में खोली गई है आरएसएस की, वहां पहुंच गई। किसी भी हाई कोर्ट ने, ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ना ही असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने और ना एमपी के हाई कोर्ट ने, यानी किसी भी हाई कोर्ट ने बुलडोजर पॉलिटिक्स पर किसी भी तरह का ना तो स्वतः संज्ञान लिया और ना बुलडोजर पॉलिटिक्स को रोकने की कोशिश की। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले में, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने स्वतः संज्ञान लिया, और ना संज्ञान लिया बल्कि तीखी टिप्पणियां की, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं आपसे। और इसीलिए आज की हमारी ये बहस बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बहुत काबिल पत्रकार हैं, यूपी के जेपी सिंह जी मौजूद हैं, और वो इलाहाबाद से जब शुरुआत हुई, मोहम्मद जावेद का जब घर गिराया गया पूरी तरह से, उनकी पत्नी के नाम पर था, और आफरीन फातिमा जो जेएनयू की स्टूडेंट लीडर थी, उसकी वजह से उनका घर गिराया, और तमाम जो बुलडोजर चले कानपुर में, लखनऊ में, जेपी सिंह जी उन तमाम चीजों को जानते हैं। इत्तेफाक से हमारे साथ राकेश यादव जी भी हैं जो पूर्व जज हैं, और जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी मीमांसा करेंगे, उसको उस पर अपनी टिप्पणी देंगे। और प्रोफेसर शशिकांत जी हैं जो पूरे विराट संदर्भ में, जो जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, जिसने एक आरएसएस और बीजेपी को एक की पॉलिटिक्स को एक ऐसा ध्रुवीकरण दिया है जिससे कि वो फायदा उठा रही है। और आज दिन में हमारे जो जनचौक पे सहयोगी हैं सत्येंद्र रंजन जी और बल्कि शशिकांत जी ने आपस में जो बात की है, उसमें यही था कि ये बीजेपी की रणनीति है या नीति है, क्या है। तो शशिकांत जी इसके बारे में बात बताएंगे आपको आगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे जेपी सिंह जी से, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स के सबसे बड़े दर्शक हैं, विशेषज्ञ हैं, कमेंटेटर हैं, जो भी कह लीजिए उनको, और उनकी हमें सख्त एक अच्छी टिप्पणी की जरूरत है इस सारे मामले में। जेपी सिंह जी। देखिए किरमानी साहब, पहले तो आप अपने को दुरुस्त कर लीजिए। बुलडोजर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश से जरूर शुरू हुई है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेके बिहार में बुलडोजर पॉलिटिक्स 7 ही 8 दिन बाद रुकवा दिया था। और जब ये असम में शुरू हुआ तो असम में भी 1 ही 2 दिन बाद वहां के हाई कोर्ट ने रुकवा दिया था। असम में इसमें बुलडोजर पॉलिटिक्स बंद है। मध्य प्रदेश में है, हरियाणा ने उसको नया फॉलो किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर या हरियाणा में जो है या जो असम में है, उसमें एक बेसिक अंतर है। हम ये नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश में मतलब आंख खोल करके ये कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक तरफा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से हिंदू माफिया और हिंदू अपराधी भी हैं जिनके घर बुलडोजर से बुलडोज कराए गए हैं। इलाहाबाद में कई बार के एमएलए का घर जो है वो, और जो है उन्होंने जो मार्केट वगैरह बनाया था, वो भदोही से एमएलए थे,
देखिए नाम अब अभी स्लिप कर रहा, भी याद आएगा बता दें। धनंजय सिंह। नहीं, धनंजय सिंह नहीं, पंडित जी थे, पंडित जी। अच्छा, वो तो विकास दुबे थे कानपुर वाले, जिनको नहीं, इनकाउंटर कानपुर किया नहीं, गया था। इलाहाबाद, वहाँ भदोही से एमएलए जो है वो पंडित अच्छा जी थे, और वो पिछली बार निषाद अच्छा पार्टी से भी जीते, इस बार हार गए हैं। जी, कुछ कह रहे थे। विजय मिश्रा, विजय मिश्रा जी, ये विजय मिश्रा। जी उनका न केवल घर गिराया गया, उन्होंने जो 3 मार्केट बनवा रखा था वो गिराया गया, तो इसलिए मतलब विजय मिश्रा का भी गिराया गया। धनंजय सिंह का नहीं गिराया गया अभी तक, ब्रजेश सिंह का नहीं गिराया गया अभी तक। अभी एक इन्होंने नार्म ये बना रखा है कि अगर आप तत्कालिक रूप से किसी आपराधिक कार्रवाई में लिप्त पाए गए तत्कालिक रूप से, तब वो आपका घर गिराने के बारे में ये सोच सकते हैं। पहले से जो मुकदमा चल रहा था उसके आधार पर आपका घर नहीं गिराएंगे। तो इस मामले में इन्होंने जो है वो, लेकिन अल्पसंख्यकों की संख्या निसंदेह ज्यादा है, और उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनका मकान दूसरे के नाम पर था, जिनके जो है वहां नक्शा पास करने की कोई सिस्टम नहीं था। अब उसको उन्होंने एडीए में से एक पुराना इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका नाम प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया है, वहां से एक पुराना कागज निकाला कि साहब आपका तो इतने में ही चालान हो गया था, ना आपको कभी नोटिस मिली न कुछ है, कागज में आपका घर चालान में है। जब चाहे वो दोस्तीकरण की कार्रवाई करने लगते हैं। और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस तरह संज्ञान लेकर के जो है नहीं रोका, जिस तरह पटना और असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोका। अब ये मामला आया नूह का। नूह में इन्होंने जो स्वतः संज्ञान लिया, ये स्वागत योग्य है, इसका जितना स्वागत किया जाए कम है। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी में, अभी जज साहब इस बात को बताएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी अपराधी का घर बिना किसी जो है कोर्ट के आदेश के जो है वो अवैध और उसके नाम पर, ये भी जैसे बहुत लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया, तो वहां यही क्या किया कि साहब इनका घर अवैध था, उसका नक्शा नहीं पास था। अब वो कोर्ट के ऊपर चला गया मामला, वो कहे साहब ये इनके नाम नहीं था, इनके नाम था, कि तो उनके नाम हो तो भी नक्शा पास नहीं था। अब कोर्ट इसको जो है पूरा उनकी प्रस्तावली में आके देखे कि कहाँ तक नक्शे का एप्लीकेशन है। जहां आपने बोर्ड लगा दिया कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण या प्रयागराज विकास प्राधिकरण यहाँ तक है, तो क्या वहां तक नक्शे का है? और वहां पर भी जो आपका प्राधिकरण की हद में जब आया, उसके पहले का जो मकान है आपने बिना किसी ये डिटर्मिनेशन के कि वो पहले का बना है कि वो बाद का बना है, आप जिसको चाहे अवैध के नाम पर घर गिराने लगे। तो अभी जो नूह में हुआ ये स्वागत योग्य है, इसमें मतलब कोई बहस की बात नहीं है। जो आपका कानूनी प्रावधान हो उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। अगर सीआरपीसी में कोई बड़े से बड़े दुर्दांत अपराधी का भी घर अगर सीआरपीसी के तहत जो है आप उसको गिरा नहीं सकते, तो आपको गिराना नहीं चाहिए। और जब भी आप गिरा रहे हो, आपने अगर 50 साल पहले 15 साल पहले आपने नोटिस जो है अगर उसका जो है अपने कागजों में लिख रखा है, तो नोटिस को जो है आपने उस नोटिस में फिर क्या कार्रवाई की जब अगले का मकान चालान किया, उसके बाद आपने किया क्या? इसको भी तो पूछा जाना चाहिए प्राधिकरणों से कि आपने कौन सी कार्रवाई की। देखिए पहले यूपी में क्या होता था कि किसी की कुर्की होती थी, तो जब पुलिस जाती थी वो नहीं मिलता था, तो उसके घर का खपड़ैला जो है वो लाठियों से फोड़ देती थी, पूरा खपड़ैला, जो खपड़ैल का अगर मकान हो, और आपका दरवाजा खिड़की जो है मकान में से नोच ले जाती थी। लेकिन इस पर भी एक जमाने में हाई कोर्ट ने उसी तरह जो है हस्तक्षेप किया। जैसे पहले एनडीपीएस एक्ट में आपका जो है डाइजापाम दिखा करके बंद कर दिया जाता था, जबकि डाइजापाम किसी कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो कि डाइजापाम इस कंपनी ने बनाया, इस बैच का नंबर है, और ये तुरंत पता चल जाएगा कि वो किस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ किस उसके यहाँ, क्योंकि बहुत सस्ते में मिलता था, इसलिए पुलिस थोक के भाव लेकर के दिखा देती थी। अब डाइजापाम में चालान होना बंद हो गया एनडीपीएस का, तब से काफी मामला एनडीपीएस का कम हो गया जी। इसी तरह हाँ, तो इसी तरह ये मामला भी है कि सवाल है कि जब इसको कोई ठीक से चैलेंज ही नहीं करेगा है, या आप इस पे खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा उनका मकान गिर रहा है, तो यहाँ तो फिर राहत इंदौरी वाली बात हो गई ना कि आग लगेगी तो सब मकान आएंगे। जब में कोई हमारा ही अकेले मकान थोड़ी है, कल उनके आया आज हमारे यहाँ हो सकता है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर यही परंपरा होती पहले, तो इंदिरा गांधी की हत्या सरदारों ने की थी, तो पूरे देश भर के सरदारों को बिना दंगे के पुलिस जो है उनका मकान गिरा देती। यही परंपरा होती महात्मा गांधी की हत्या के समय, तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद जितने चित्त पावन ब्राह्मण थे पुणे वाले या मराठी टोटलिटी में, वो पूरे देश भर में उनको लोग जो है लूट लेते और जो उनका घर जो है जला देते हैं। आपसे बता रहे हैं
जिस तरह की सब चीजें चल रही हैं, ये निहायत ही गैर कानूनी और भर्सनीय है। जितना इनकी भर्सना की जाए उसमें कोई कमी नहीं। आप जो रूल ऑफ लॉ के देश है तो आपको रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए। जेपी जी साहब, ये बताइए कि 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, और जी जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो 2020-21 से तेजी से चली, और उनकी जो 2022 का चुनाव उन्होंने लड़ा विधानसभा का, उसमें उनकी सभाओं में बुलडोजर सजाए जाने लगे। उनकी सभाओं में बाकायदा एक कोने में बुलडोजर खड़े रहते थे, यानी उन्होंने उसको प्रतीक बना दिया। और वो प्रतीक निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके खिलाफ बहुसंख्यक समुदाय को आकर्षित करने के लिए बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया। और जी जाहिर सी बात है कि आप कह रहे हैं कि और भी लोगों के मकान गिराए गए, उसमें तमाम तरह के लोग शामिल हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन 2017 में जब योगी जी बन गए मुख्यमंत्री, तो क्या अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी के घर उनको पहले नहीं दिखे थे? 21-22 में वो घर क्यों दिखे? देखिए, अब उनको तो एक बहाना मिला ना कि इन्होंने जो है उमेश पाल की हत्या कर दी, तो उसी बहाने उनके पूरे सारे घर का जो है वो क्रियाकर्म कर दिया। और जो है वो आपका मुख्तार अंसारी के जो है बहू वहां मिल गई, तो ये हो गया, तो इस पर हो गया। अब आप ये समझिए ना कि देखिए, पूरा जो आपकी धार्मिक पॉलिटिक्स है ना, वो ईगो पर टिकी हुई है। बहुसंख्यक समाज का ईगो सेटिस्फेक्शन हो रहा है, इसलिए जो है क्या कहते हैं, उस ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए वो प्रतीक बना दिया गया बुलडोजर, आपसे बता। लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश में जब विकास दुबे वाला कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय में विशेषकर काफी जो है आक्रोश था, आपसे बता रहे उस जी जी विकास दुबे, हाँ, विकास दुबे वाले मतलब उस प्रकरणों को लेकर के। ऐसा नहीं है कि आक्रोश नहीं था, लेकिन अब ये संयोग है कि जितने क्षत्रिय जो है वो क्या कहते हैं, राजा भैया से लेके, ब्रजेश सिंह से लेके, अभय सिंह से लेके, विनीत सिंह से लेके धनंजय सिंह तक जो है ना, इनके ऊपर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, अभी जिन्होंने अतीक को 3 लोगों ने मारा, उन 3 लोगों में जो मौके पर पकड़े गए, 2 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, एक बांदा का है और एक जो है हाथरस उथरस के पास का है। उसके घर, उनके घरों पर आज तक बुलडोजर नहीं चला। जी जी। हाँ, तो ये सब भी और मामला है, तो चीन के तो मामला चल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपको। जी या जी। जो सेंगर और सेंगर जिस तरह रंगे हाथ पकड़े गए थे, सजा भी हुई सेंगर को, जो एमएलए थे बीजेपी वाले, उन्नाव के भाजपा विधायक। उन्नाव के, उनके घर पे भी बुलडोजर नहीं चला। तो जी इस तरह कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन यह है कि दूर जैसे छौके के रूप में 2-4 केस हैं जहां बुलडोजर अदरवाइज भी चला। मतलब असली मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो एक जी आंख जी से देख रहे हैं। जी प्रशासन जी, 2 ही बिल्कुल। आंख से देख रहा है जी, एक आंख से नहीं देख रहा है। लेकिन यह है कि उनके ऊपर भी छौके के रूप में चल गया। जी, मैं अपने दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को बताना चाहता हूँ कि नूंह में 31 जुलाई को जब हिंसा हुई है, तो उसमें जो मुस्लिम दुकानदार हैं, छोटा मोटा जो काम करते हैं, वहां पान बीड़ी सिगरेट भी बेचते हैं, उनकी दुकानें तो जलाई गई, उजाड़ी गई, और बाद में प्रशासन ने भी उन्हीं को टारगेट किया, उजाड़ा। लेकिन वहां पे बहुत सारे हिंदू दुकानदार, जो जिनके मकान मालिक मुसलमान हैं और जो किराएदार थे, उनकी दुकानों को भी टारगेट किया गया, जलाया गया, फूका गया। और उन्होंने बताया है, क्विल्ट ने ये वीडियो उनका रिकॉर्ड किया, इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, कि जब दंगाई हमारे उसमें आए दुकान में और जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तो हमने उनसे हाथ जोड़ा। हमने कहा, भाई मैं शुक्ला हूँ, पंडित जी हूँ, आप मेरी दुकान क्यों चला रहे हो? मैं तो यहाँ किराएदार हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू किराएदार ही क्यों है यहाँ पे, क्यों रहता है यहाँ पे, क्यों नहीं चला जाता यहाँ से? ये वाक्य हैं उन लोगों के जो दंगाई थे। ये उन्होंने बीबीसी और क्विंट ने बाकायदा इंटरव्यू किया है ऐसे दुकानदारों का जो हिंदू समुदाय के हैं नूंह में, और बताया है कि किस तरह से वहां हिंदू भी टारगेट किए गए हैं नूंह में। अकेले मुसलमान का जो दुकान और मकान है वही नहीं उजड़ा है। तो वो राज इंदौरी साहब का जो शेर है वो सही साबित हुआ कि जब दंगाई होता है, दंगाई ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है, उसके सामने बस ये दिखता है कि ये पर्टिकुलर समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, जरूर ये दुकान भी उन्हीं की होगी। तो ये हुआ नूंह में। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और प्रशासन ने जो कार्रवाई की, जी जेपी जी, किरवानी जी साहब, 2 बताएं। बात बता रहा हूं मैं। सन 68 जी में आजादी के बाद पहली बार इलाहाबाद में दंगा हुआ था, होली के दूसरे दिन। जी जी और उस जिस क्षेत्र में दंगा हुआ था, संयोग से मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ। जी जी
तो यहाँ दंगा हुआ था, तो जो दंगाइयों ने हिंदुओं के दुकानों को टारगेट किया, इसके बाद जब पुलिस पीएसी आ गई और हिंदुओं ने रिटेलिएट किया, तो पीएसी जी और हिंदुओं ने मिलकर मुस्लिमों की दुकानों को टारगेट किया। उसमें पुलिस भी जो है वो थोक के भाव से, ये कपड़ा मार्केट है, महिलाओं के कपड़े जो है बिकते हैं यहाँ, वो थोक भाव से उन्होंने जो है मतलब क्या कहते हैं उसमें से काफी माल साफ किया। दूसरा, जब सरदारों का दंगा हुआ था, तो इस पर तो आज तक न किसी ने स्टोरी की, न किसी ने रिसर्च किया कि जो सरदारों का जब दंगा हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो दंगाइयों 84 में जी कितने कांग्रेसी लोग शामिल थे और कितने संघी शामिल थे। मैं स्वयं बिल्कुल जहां बिल्कुल रहता बिल्कुल। हूं, मैं कम से कम 1 दर्जन संघियों की पहचान बता सकता हूं कि इन्होंने सरदार जी की ट्रक जलाई, इन्होंने सरदार जी के घर पर हमला किया, इन्होंने सरदार जी के घर पर जो है पत्थर चलाया, आपके बता। जी और बिल्कुल हमारे घर के ठीक सामने एक हमारे दोस्त सरदार जी रहते थे, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में इंजीनियर थे। हम लोग 2-3 मित्र जाके उनके चबूतरे पर बैठ गए, उनके दरवाजे पर। हम लोगों ने कहा कि अगर 1 मीठा चलेगा इस पर, तो समझो कि वो हमारे ऊपर चलेगा, जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो चला के दिखाए। जी जी। एक ईटा उनके बिल्कुल यहाँ आपने नहीं सही चला, कहा। जी बल्कि जो उनके जी परिचित जी लोग थे उन्होंने अपने अगल बगल वालों का देखिए, उन लोगों ने नहीं चलने दिया। हमको सरोपा दे रहे थे आपके गुरुद्वारे में बुला के, हमने कहा हम सरोपा के लिए हमने नहीं किया, हमारे मीटर थे इसलिए क्या, हम रोपा सरोपा नहीं लेंगे। जी जेपी जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 84 राइट्स में मेरे पास इस तरह की जानकारियां हैं, सीधे जानकारियां हैं बल्कि, और सिखों से मिली हुई जानकारियां हैं कि वो पहचानते हैं, वो संघ के लोग बाकायदा उन दंगों में शामिल थे। लेकिन हमेशा कांग्रेस का नाम लिया जाता है कि कांग्रेसी नेता इसमें शामिल थे, कांग्रेस के लोग शामिल थे। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से कई सिखों ने भी जानकारी दी मुझे कि साहब 84 राइट्स में उन लोगों के नाम नहीं आए जो बाकायदा शामिल थे और जिनको हम पहचानते भी हैं। बहरहाल, राकेश यादव जी, पूर्व जज साहब, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर बुलडोजर से ऐसे व्यक्ति का घर गिरा दिया गया जिसका नूह हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा, उसकी जवाबदेही किस पर होगी। यानी जो उन्होंने एथनिक क्लिनजिंग वर्ड यूज किया, जो उन्होंने समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कही, इसके अलावा यह भी कहा कि जिन लोगों का संबंध ही नहीं है नूह हिंसा से, अगर उनका घर भी आप गिरा रहे हैं तो वो बेचारे तो निर्दोष लोग हैं। आपका क्राइटेरिया क्या है, पैमाना क्या है। तो यादव जी, मैं चाहता हूं कि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है और वो बड़ा ऐतिहासिक है, और जो हमारा देश का मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे न बात कर रहा है आज पूरी तरह से, उसका जिक्र न संसद में किसी सांसद महोदय ने गलती से करने को सोचा कि इतना अच्छा जजमेंट आया है, इतना अच्छा निर्देश आया है कि उसकी चर्चा संसद में भी हो, किसी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं समझी, और देश के जो नामी संगठन है वो भी चुप है इस मुद्दे पर। जबकि मणिपुर से कम महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है जो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो यादव जी, आप अपना आकलन क्या है, आपका इस जजमेंट को लेके आपकी राय क्या है। यादव जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है। जी किरमानी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां किसी के पास भी हैं, उनका प्रयोग करने का एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बिना कोई भी किया गया काम असंवैधानिक है। आर्टिकल 300A जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो साफ साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति के कानून संगत अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उनके द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया का प्रयोग ना किया जाए। तो इसमें ये चीज तो सुसंगत है ही नहीं कि किसी ने एनक्रोचमेंट कर रखी थी, नहीं कर रखी थी, हिंदू का घर था, मुसलमान का घर था, या कैसा भी हो। मतलब अगर आप एट द मोस्ट ये मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहीं पर अतिक्रमण करके एक बिल्डिंग बना ली है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। अतिक्रमण करना बहुत बुरी बात है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। पर अतिक्रमण को हटाने के लिए हमारे यहाँ जितने भी कानून बने हैं उनमें से कुछ का मैं बता दूं, जैसे पंचायती राज एक्ट 1994 है, और अपना हरियाणा पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट है, और अपना पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट है, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट है, और इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो एक्ट है, टैरिफ एंड लैंड एंड टैरिफ का जो एक्ट है, उसमें हाईवेज के बराबर में कैसे एनक्रोचमेंट को रिमूव किया जाएगा। इन सब में लगभग ये स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने एनक्रोचमेंट कर ली है और ये किसी भी सक्षम अधिकारी के संज्ञान में आता है तो वो उसको नोटिस देगा,
नोटिस देने के बाद उस व्यक्ति को सुनेगा, सुनने के बाद या तो कंडीशनल ऑर्डर जारी करेगा कि क्यों ना आपका इसका अवैध अतिक्रमण है इसको तोड़ दिया जाए, या फिर उसको सबूत देने का मौका देगा। तो सिंपल सा जो प्रिंसिपल है ऑडी ऑल्टम पार्टम का, जिसका का मतलब ये है कि लेट द अदर साइड बी हर्ड, तो ये मोर और लेस सभी के अंदर ये दिया हुआ है। कोई भी ऐसा अतिक्रमण को हटाने का कोई भी कानून आज तक ऐसा नहीं बना हिंदुस्तान में जिसमें ये हो कि आज कुछ हुआ और कल जाकर के उसको डिमोलिश कर दो आप। जहां तक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो फैसले का सवाल है, आप देखेंगे कि बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बहुत सी बातें उन्होंने कही है। जैसा आपने बताया कि एक वर्ड यूज किया गया एथनिक क्लींजिंग, मतलब आप देखेंगे कि इन गार्ब ऑफ सम रॉयट, अगर आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का, मैं कहता हूं हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है, अल्टीमेटली वो मानव लोग तो हैं। किसी भी मानव के अधिकारों का, जो कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार किसी भी मानव के, उनका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आप जिम्मेवार है उसके लिए। और सीधा सीधा इसमें तो सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार ने प्रोटेक्शन नहीं दी, 5 घंटे तक वहां पुलिस नहीं गई। और उसके अलावा भी मैं तो उससे भी बढ़कर कहता हूं कि इन्होंने जिस बिल्डिंग के बारे में ये कहते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर से पत्थर फेंके गए, उस बिल्डिंग के ऊपर आतताई खड़े हुए थे, और विशेषकर मुसलमान समुदाय के लिए कहते हैं वो, उस बिल्डिंग को पूरी की पूरी को गिरा दिया। तो जब बिल्डिंग को गिरा दिया गया, इसका मतलब ये है कि उस बिल्डिंग में जो साक्ष्य थे, जो एविडेंस थी उस पे, जिससे कि साबित हो सकता था कि किसी विशेष समुदाय का आदमी है, कोई विशेष व्यक्ति है, उन सब का पता लगता है कि उनका फिंगरप्रिंट्स है उनकी वहां से डीएनए मिल सकता है। किसी ने बीड़ी पी हो, किसी ने सिगरेट पी हो, किसी ने पान गुटखा खा के थूक दिया हो, किसी ने कुछ भी किया हो, तो वहां से डीएनए का वह सैंपलिंग हो सकती थी। तो ये तो सरकार ने खुद ही 201 आईपीसी का जो प्रावधान है कि कोई भी आदमी किसी भी एविडेंस को नष्ट नहीं कर सकता, उसका ऑफेंस कर दिया इन्होंने, और उसमें 7 साल तक की तो सजा दी हुई है। ये तो सरकार तो सजा के लायक है, इसमें हिंदू या मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं है। जहां तक आपको मैं फिर थोड़ी सी तवज्जो आपको इस तरफ भी दिला दूं कि कहते हैं कि भी अवैध मकान का निर्माण कर लिया, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट है, पंचायती राज एक्ट है, पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट, जितने भी हैं, केवल ये जो बिना इजाजत के जो लोग मकान बना लेते हैं उसका म्युनिसिपल एक्ट में मिलेगा आपको प्रोविजन। तो म्युनिसिपल एक्ट में भी लिख रखा है कि अगर उनको समरी प्रोसीजर से कोई अतिक्रमण को हटाना है तो उसके लिए 6 महीने से पुरानी कोई भी बिल्डिंग या कोई भी अतिक्रमण है उसमें समरी प्रोसीडिंग्स में नहीं हटा सकते आप, क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ एस्टोपल और लॉ ऑफ एक्विजेंस। मतलब अगर आपके पास कोई अधिकार है, आप समय के ऊपर उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका वो अधिकार समाप्त हो जाता है। तो अगर 6 महीने से पुरानी दुकानों को, 6 महीने से पुराने जो भी बिल्डिंग कहते हैं कि अवैध बना ली थी, किसी की भी हो, भाई दुबे जी की हो, जाफर साहब की हो, अतीक अहमद की हो, शर्मा जी की हो, किसी की भी हो, उसको हटाने का जो प्रोसीजर उसको आप अडॉप्ट कीजिए। तो इसीलिए हमारी जो हाई कोर्ट ने है आर्टिकल 300A और जो सारे प्रोविजन जो हमारे कानून में दिए गए हैं उनको देखते हुए विशिष्ट रूप से लिखा है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा पास किए आदेश के, इन्होंने केवल एक समुदाय विशेष को का बिल्कुल सफाया करने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया है। अब बुलडोजर से लोग आजकल मतलब लगाते हैं कि ये जो जेसीबी मशीन या कैटरपिलर है। बुलडोजर का शाब्दिक अर्थ अगर हम आप लगाएं तो बुलडोजर का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी, मतलब अच्छी लार्ज कैलिबर की पिस्टल। तो बुलडोज करना किसी को भी मतलब ये है कि लार्ज कैलिबर की पिस्टल से आपने गोली मार दी जिससे कि पूरा पूरा भेजा उड़ जाता है आदमी का। तो ये तो आदमी का, जिन लोगों के साथ इन्होंने ये व्यवहार किया है उनका, मैं तो कहता हूं उनका नहीं इन्होंने बुलडोज किया, इन्होंने तो हमारी कानून व्यवस्था का, हमारे संविधान के ऊपर ऐसी फायरिंग की है, बुलडोज फायरिंग की है कि जिससे हमारे संविधान के चीथड़े चीथड़े हो गए। और ऐसे में भी अगर हमारी हाईकोर्ट नहीं करती है तो फिर तो आदमी जाएगा कहां। फिर दूसरी दिक्कत एक और आती है कि जब ये मास डिस्ट्रक्शन करते हैं किसी का भी, तो मास डिस्ट्रक्शन में आदमी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके पास समय ही नहीं है जाने का। आज दंगा हुआ, कल इन्होंने डिमोलिश कर दिया। अब डिमोलिश के बाद देखेंगे आप किरमानी साहब कि आदमी का नुकसान कितना होता है। 2 करोड़ की बिल्डिंग है जो उसमें दिखा रखी है, तकरीबन होगी 2 करोड़ की बिल्डिंग, डिमोलिश कर दिया। अब कल को वो अदालत में जाएगा बेचारा, वो वहां जाके कहेगा भाई मेरी गलत डिमोलिश कर दी है इन्होंने। तो अगर गलत डिमोलिश कर दिए तो वो अपना कंपनसेशन क्लेम करेगा, कंपनसेशन क्लेम करेगा तो इसका मतलब ये कि 2 करोड़ के ऊपर वो कोर्ट फीस देगा।
अब भला कोई आदमी जिसका आपने जबरदस्ती किसी का मकान डिमोलिश कर दिया है, वही आदमी कोर्ट फीस अदा करे, उसके बाद मुकदमा लड़े, मुकदमे का फैसला होगा 4 दिन 5 दिन, 4 साल 5 साल में, तो तब तक वो आदमी रहेगा कहाँ? आप बताइए, क्या वो आदमी सड़क पे रहेगा? आजकल मकान बनाना कितना मुश्किल हो रहा है, आजकल दुकान खोलना कितना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने उसकी अल्ट्रासाउंड मशीन थी किसी हिंदू भाई की, उस अल्ट्रासाउंड मशीन को उन्होंने वहां बुलडोजर चला दिया, 20 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो गई। कम से कम वो किसी मरीज की अल्ट्रासाउंड कर रहा था, ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ सेक्टर, तो उसका भी बिल्कुल। डिमोलिश कर दिया उन्होंने। इसी तरह से इन्होंने तो कुछ आओ देखा ना ताओ, इनको तो एक वहम सा पैदा हो गया कि किसी तरह से आप बुलडोजर चलाओ और सब कुछ मतलब आप ये कर दो और आप अधिनायक हो। ऐसा कानून हमारे यहाँ पर आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। ये अभी 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और खासकर इनकी योगी जी की सरकार आई है, तब से ये है। अब आप देखेंगे कि किस चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1600 सदी में जब भारत में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों को यहाँ पर जमीन जायदाद की जरूरत थी, उनको बहुत सी चीजों की जरूरत थी, तो उन्होंने उन्होंने जो साधारण हमारे जो उस समय कस्टम से जो फैसले होते थे, उनकी कस्टमरी जो कोर्ट्स हमारे यहाँ होती थी, जैसे मान लीजिए आप मौलवी है या कोई भी है, XYZ किसी भी उसका, उनका फैसला होता था। वो धर्म की जो भी कानून थे, मनुस्मृति कहो आप, कुरान कहो या कुछ भी कहो आप उसको, उन्होंने देखा कि शरिया इसके कोड, जी। अंदर तो ये अगर इसके ऊपर करेंगे तो ये तो हम कभी हटा ही नहीं सकते, तो उन्होंने उसके लिए सारी की सारी पावर जो है गवर्नर को दे दी। तो गवर्नर को कह दिया कि भाई जो फैसला ऐसे मामलों में करेगा, किसी ने अगर सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है, किसी ने म्यूटिनी कर दी है तो उसके घर को काबिज करना है, किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो कंपनी बहादुर के खिलाफ है, तो उसके घर पे जाओ, उसके घर के ताला लगाओ, उसको बाहर निकालो और कब्जा कर लो। बड़ी मुश्किल से सन 1947 में हम आजाद हुए। उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, फिर उसके बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इतनी डेमोक्रेसी में हमने ट्रेवल किया 70 साल, और उसके बाद हमें कानून मिला। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो आतताई आए थे, जो ब्रिटिशर्स आए थे, जिन्होंने सभी धर्मों के लोगों का जो है इन्होंने खून चूसा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अब जलियांवाला बाग कांड में आप देखेंगे कि किस समुदाय का आदमी मारा गया, सिख मारा गया, हिंदू मारा गया, मुसलमान मारा गया, ईसाई मारा गया। तो उस समय उन लोगों ने सभी के ऊपर अत्याचार किए, और ये देख करके भाई इसकी फला जमींदार की जमीन पे कब्जा करना है, फला की वो खेती हड़पनी है। उस समय ये भी प्रावधान किया कि अगर कोई माल गुजारी नहीं देता है किसी की भी, तो वो चीज सरकार की हो जाएगी, कोई भी पैसे दे दो ले लो। अब पैसे उस समय किसके पास हुआ करते? भाई अमीर लोगों के पास हुआ करते। तो वो सरकार जमीन उनकी गरीबों की तुरंत खोस करके माल गुजारी ना देने की वजह से और उनको दे दिया करती अपने पिट्ठुओं को। तो ये इस सरकार में हो रहा है। अगर इस सरकार को वो 16वीं सदी का कानून ही लाना था, तो काहे कोई इन्होंने यूं क्यों नहीं कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देते हैं, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल हटा देंगे। लोग पहले सोच लेते हैं भाई ये तो संविधान को कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, फिर उनको हिंदू वोट दे, मुसलमान वोट दे, सिख दे, ईसाई दे, वो उनकी सोच है। ये जब इनको वोट की जरूरत पड़ती है, जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, जब इनको जाकर के वोट मांगने पड़ते हैं, तब इनको संविधान नजर आता है। और जब ये पावर में आ जाती है तो इनको संविधान को ताक पे रखकर बालाए ताक पर रखकर संविधान को और इस तरह के काम करते हैं। तो ये बुलडोजर की जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है, ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और एक बात और देखेंगे, उस जजमेंट में एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है लॉर्डशिप ने, और वो वर्ड है रूज, RUSC। उस शब्द का अर्थ ये है कि इन्होंने दंगे को एक ढाल बनाकर और छल कपट और धोखा, मतलब रूज का मतलब छल कपट और धोखाधड़ी करके, और लोगों के एक विशेष समुदाय के मकान गिरा दिए, जिसको कि अपने आप को कहते हैं कि एथनिक क्लींजिंग कर दी। जी जी। तो ये इससे बुरा इस सरकार के लिए क्या हो सकता है, जब हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में ऐसा कह दिया। मतलब बोले कि अगर आपके पास साक्ष्य है, कोई एविडेंस है, तो उसको आप वे करके आप कुछ बोल सकते हैं। पर इसमें तो सिर्फ सुओ मोटो जो है उन्होंने कोग्निजेंस लिया, और वो साफ तौर पर ये दृष्टिगोचर होता था हाईकोर्ट को कि इस तरह से इन्होंने जो है एक विशेष समुदाय के प्रति जो है बुरा व्यवहार किया है, और कानून को ताक पे रख के इनकी दुकानें ढा दी। तो ये तो एक मैं कहता हूँ इस सरकार के लिए कलंक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा सर कि अब की बार, हो सकता है मेरी बात सही हो या गलत हो, अब की बार जो दंगों का पैटर्न था वो सेंट्रल लीडरशिप के दंगों के पैटर्न से अलग था।
और ये इससे लगता है कि अब की बार हमारे यहाँ जो सरकार थी उसने अपने आप ही स्वतः ही कोई संज्ञान लेकर के कि कैसे करवाया जाता है किया, तो जो इनका प्लान्ड जो था रॉयट वो बड़ा ही इल प्लान्ड हो गया। इल प्लान्ड होने की वजह से ना तो दंगा ठीक से हुआ, ना कुछ और हुआ, और इनकी बदनामी हो गई। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और आप एक तरह से देखेंगे कि मैं एक क्राउड मेंटेलिटी पे भी कहना चाहता हूँ कि जो क्राउड की साइकोलॉजी है, अगर 5,000 आदमी कहीं खड़े हैं, उनमें 50 आदमी भी ऐसे हैं जो किसी दूसरी भीड़ के ऊपर पत्थर मार दें, किसी आदमी के घर पे पत्थर मार दें, तो जहां 50 आदमी मारेंगे वहां पे 500 आदमी भी मारना शुरू कर देंगे, 5,000 भी मारना शुरू कर देंगे। तो दंगे में ऐसे लोगों का इनको देखना चाहिए था। अब दंगे में किसी को पता नहीं जींद से ला रहे हैं, कोई सोनीपत से आ रहा है, कोई बहादुरगढ़ से आ रहा है, कोई रेवाड़ी से आ रहा है, कोई नारनौल से आ रहा है, यादव जी कोई कहीं हम से आ रहा है, दोबारा कोई कहीं लौटेंगे से आ आपके रहा है। पास। जी 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 यादव जी हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। अभी मैं शशिकांत जी के पास जाना चाहता हूँ। और आपने जो यादव जी ने अभी एक वर्ड यूज किया जो जजमेंट में प्रयोग किया गया है कि इस सरकार ने और इस सरकार की पुलिस ने, प्रशासन ने दंगे को ढाल बनाया और उसके बाद जो वहां पे घटनाएं हुई हैं उसकी आड़ में उन्हें अंजाम दिया गया। ये किसी अदालत का कहना किसी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं गंभीर बात है शशिकांत जी। और अगर मैं ये कह रहा हूं, हालांकि जेपी सिंह जी ने कहा अभी अपने उसमें वक्तव्य में कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के मकान नहीं गिराए गए बल्कि और समुदाय के लोगों के मकानों को भी तमाम यूपी में और दूसरी जगहों पे टारगेट किया गया, अकेले अल्पसंख्यकों के नहीं गिराए गए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के गिराए गए। तो प्रोफेसर साहब, शशिकांत जी, क्या इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने या आरएसएस ने एक नीति बना ली है कि अल्पसंख्यकों को या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इन्होंने बुलडोजर पॉलिटिक्स या बुलडोजर राजनीति को शेप दिया है? प्रोफेसर साहब जी नमस्कार किरमानी जी और बाकी सभी वक्ताओं को। देखिए, इस मामले में मेरा स्पष्ट मानना है कि ये जजमेंट या जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं एथनिक क्लिंजिंग का, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये आज की घटना नहीं है। अगर आप गुजरात से आरंभ करें या और उसके पहले मैं जाता हूं, ये जो पॉलिटिकल फोर्स है भारतीय जनता पार्टी, मैं थोड़ा उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाता हूं, जहां आपको दिखाई देता है कि 1990-92 के बाद ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स जो कि संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास न रखती हो, यद्यपि उस संवैधानिक लोकतंत्र और कानून के शासन के जरिए सत्ता प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसमें विश्वास नहीं रखती है। आप 90-92 का दौर याद करिए, जब भयंकर मोबिलाइजेशन करती है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को लेकर के। वो डिमोलिशन जो एक किस्म का इलीगल डिमोलिशन था, वो भी एक डिमोलिशन था। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ और उत्तरदायित्व का शासन, अकाउंटेबिलिटी, रूल बेस्ड अकाउंटेबिलिटी, इसका डिमोलिशन जो है, इसको नष्ट किया जाना 1990-92 के द्वारा ही इस संघ भाजपा के द्वारा आरंभ कर दिया गया। आज जो दिख रहा है वो एक बहुत ही संगठित और ऑर्गेनाइज्ड रूप में दिख रहा है, बहुत ही व्यवस्थित, जिसको सिस्टमैटिक और सिस्टमिक डिमोलिशन के स्टेज में आ गए हैं हम लोग। ये जो घटनाएं हो रही हैं जगह जगह पर, ये तो केवल एक सिम्टम्स मात्र है, जो बहुत ही छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है। भारतीय समाज में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का डिमोलिशन अनेक स्थानों पर किया गया है, जिसको कि हम लोग लगातार देख सकते हैं, कैसे एक समुदाय को न केवल आवास और कानून के शासन और न्याय से वंचित किया जाए, बल्कि आप देख रहे हैं कि आज भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको सिस्टमेटिकली बाहर करने की योजना बनाई जा चुकी है। किसी भी देश में, और समाज जो शब्द है, बल्कि समाजच्युत करने का, समाज से अलग करने की एक पूरी कोशिश चल रही है, जिसको हम लोग सांप्रदायिक विभाजकता की राजनीति कहते हैं। ज्यादा बड़ा खतरा यहाँ पर है जहां किसी समुदाय विशेष को इस रूप में पोर्ट्रे किया जाए और उस किसी बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के साथ जो एक किस्म का पार्टी स्टेट। आप एक बुनियादी और मैं बात कहना चाहूंगा कि अब तक के शासन में, आप 1975 में भी हम लोगों ने इमरजेंसी देखी, जहां राज्य सत्ता का केंद्रीय स्वरूप दिखाई देता है, जहां कानून के शासन का डिमोलिशन वहां भी हुआ, संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त वहां भी सीमित अर्थों में किया गया, लेकिन उसने संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने या
संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म करने के उद्देश्य को लेकर के उसे नहीं लाया गया था। लेकिन 1992 के बाद आप लगातार ये शक्तियां जो बढ़ रही हैं, ये संवैधानिक लोकतंत्र को लगातार खत्म करने के लिए काम कर रही है। डिमोलिशन उसका एक मैनिफेस्टेशन मात्र है। बल्कि अगर यूं कहें, उस डिमोलिशन में दो चीजें डिमोलिश होती हैं, तीन चीजें मैं मान करके चलता हूं, दो तीन चीजें डिमोलिश होती हैं। जब एक बुलडोजर एक अल्पसंख्यक समुदाय के घर पर या न्याय की प्रक्रिया का जब करता है, तो अल्पसंख्यक के घर को तो गिराता ही है, उस न्याय की प्रक्रिया को भी डिमोलिश करता है, वो जुडिशरी को डिमोलिश करता है, और अंततः जाकर के उस लोकतंत्र को डिमोलिश करता है, उस जनता को डिमोलिश करता है जिसने भरोसा व्यक्त किया है कि आप समानुपातिक तरीके से, ये कहीं नहीं होता है। देखिए, इस पार्टी की लगातार कोशिश ये रही है कि एक मेजॉरिटेरियन स्टेट, एक बहुसंख्यवादी राज्य में तब्दील किया जाए। इसीलिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने हाइपर नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म को हाइपर नेशनलिज्म में कन्वर्ट कर दिया, सांप्रदायिकता को ही राष्ट्रवाद बना दिया, जिसको कि प्रेमचंद से लेकर के आज तक तमाम साहित्यिकों और सांस्कृतिकों ने इसको चिन्हित किया है कि किस प्रकार से जो सांप्रदायिक तत्व हैं, सांप्रदायिक फासिस्ट तत्व कहीं भी दुनिया में, वे संस्कृति और धर्म की खोल ओढ़ करके आते हैं, जबकि उनका वास्तविक उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना होता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना होता है। ये लगातार हम लोगों ने इधर के दिनों में देखा है। और ये डिमोलिशन, इलीगल डिमोलिशंस, कहीं भी किसी लॉ में उसका सैंक्शन नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है, तो अवैध निर्माण की प्रक्रिया है, जैसा कि जज साहब ने बतलाया कि उसको प्रायर नोटिस देंगे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, प्रोसेस के बगैर। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के शासन की दो प्रमुख जो विशेषताएं होती हैं, तत्व होते हैं कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ये दोनों चीजें ये संस्था ताक पर रख करके लगातार, ये एक छोटी सी बानगी है जहां की इन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट करने का, इसलिए मैं लगातार पिछली बातों में भी मैं कह चुका हूं कि एक संविधानेतर संस्था ही नहीं है, संविधान से इतर संस्था मात्र नहीं है, बल्कि संविधान विरोधी एवं संविधान द्रोही संस्थाएं हैं, संविधान द्रोही पार्टियां हैं, और वो पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था को उस दिशा में ले जाना चाहती है। महत्वपूर्ण बात यही है कि भारतीय लोकतंत्र की जो बाकी शक्तियां हैं, जो अभी भी भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र में यकीन रखती हैं, इनके हाइपर नेशनलिज्म, जो कि मूलतः सांप्रदायिक राजनीति का ही आड़ है, उसकी वास्तविकता को समझें। वो समझें कि कैसे इसके द्वारा किसी हिंदू समाज का सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, बल्कि मुख्यतः ये पूरी तरीके से देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से मुक्त करना चाहते हैं, देश को भारतीय संघीय ढांचे से मुक्त करना चाहते हैं, देश की जनता को उसकी भाषा और संस्कृति से मुक्त करना चाहते हैं, और अंततः अभिजनों के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, ये देश को जनता से मुक्त कराना चाहते हैं। एक किस्म के एथनिक क्लेंजिंग, और क्या होता है, डीपॉपुलेशन का प्रोजेक्ट, आबादी को, जिसको पॉलिटिक्स ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है। ये तो अच्छी बात है कि हाईकोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस में लेकर के इसको कह दिया, अन्यथा बौद्धिक समाज में इस सरकार के द्वारा यह किया जा रहा है, यह कहने का साहस आज बहुत कम लोगों को है कि ये डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स होता है जहां आबादी के साथ खेल करके जनांकिकीय राजनीति के द्वारा अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश की जाए या राजनीतिक सत्ता प्राप्त किया जाए। उसमें एथनिक क्लेंजिंग भी शामिल है, उसमें तमाम आज के दौर में महामारी के द्वारा लोगों को 45 लाख लोग मारे गए, वो भी एक डीपॉपुलेशन का प्रोजेक्ट था, कोरोना के दौरान हम लोगों ने देखा। अभी मणिपुर में ट्राइबल्स जो हैं उनको डीपॉपुलेट करने या उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसे ही तमाम अन्य स्थानों पर भी दिखाई देता है। कई लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के सवाल में वहां जो एक किस्म का एथनिक क्लींजिंग, जो वहां के ब्राह्मण कम्युनिटीज हैं, लेकिन वहां पर इनकी राजनीति का ही परिणाम था। ये अंतर सामुदायिक वैमनस्य को इस स्तर पर ले जाना जहां की एक समुदाय दूसरे समुदाय का खून का प्यासा हो जाए, और जहां राजनीति का अर्थ लोकतंत्र न हो करके एक दूसरे की हिंसा करना हो जाए, ये इनकी राजनीति का प्रतिफलन है। इसलिए मेरा मानना है कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जिसकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, एक व्यापक परिघटना का एक मैनिफेस्टेशन है, उसकी ही अभिव्यक्ति है, और ये बहुत ही असंवैधानिक है।
और इसके लिए अगर नागरिक समाज नहीं सजग होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी जद में या इसके दायरे में वे सभी समुदाय आएंगे जो खास तौर से पीड़ित होंगे। आज आप देखिए इस पूरे क्रम में हम लोग भूल रहे हैं आदिवासी कितना मार्जिनलाइज्ड हो चुका है। अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो अमेंडमेंट लाया गया है वन्य संपदा के बारे में, उससे आदिवासी मार्जिनलाइज्ड होंगे, उनके विरुद्ध हिंसा होगी, स्त्रियों के प्रति हिंसा बढ़ी है, अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा बढ़ी है, और तमाम जो वर्किंग क्लास सेगमेंट्स है, मजदूर तबके हैं, उनके प्रति हिंसा बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक टारगेट में होगा, देर सबेर समाज के वे तमाम वंचित तबके इस नौ उदारवादी आर्थिकी के शिकार होने जा रहे हैं, जिसके संरक्षण के लिए इस सांप्रदायिकता को ढाल बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। और डिमोलिशन की और बुलडोजर पॉलिटिक्स की शुरुआत लीगली भले आप इस समय देख रहे हो, लेकिन डिमोलिशन के द्वारा बहुसंख्यकवाद को हवा देना और सांप्रदायिकता के जरिए राज्य सत्ता पर कब्जा करने और चुनावी बढ़त बनाए रखने की राजनीति, ये 1952 से बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से ही इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई और वो प्रक्रिया आज तक इनके द्वारा जारी है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को सजग होना होगा, नहीं तो हम लोग एक आग के मुहाने पर बैठे हैं और ये आग कहाँ लगेगी कोई ठिकाना नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बातों को रखा है और यकीनन आपने जो जिक्र किया बाबरी मस्जिद का और उसके बाद की घटनाओं का, वो सारी आपस में जुड़ी हुई है और कैसे देश ने सांप्रदायिक राजनीति को करवट लेते देखा है, वो आपने पूरा विस्तार से बताया है। जेपी सिंह जी, मैं आपके पास आने से पहले द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूँ। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया है, उन्होंने फोटो के साथ वो रिपोर्ट छापी है आज, कि एक लियाकत अली साहब हैं नूह में, जिनके घर पर 6 दिन के बाद बुलडोजर पहुंचा परसों मकान गिराने के लिए। लियाकत अली कौन है? लियाकत अली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 हिंदुओं को दंगे के दौरान 31 जुलाई को अपने घर में शरण दी थी और उन्हें अपने घर में रोका, और जब दंगा खत्म हो गया और पुलिस आ गई, पुलिस ने टेक ओवर कर लिया पूरे शहर को, तब उनको सुरक्षा में, अपने मुसलमान लोगों की सुरक्षा में उन हिंदुओं को 4 को उनके घर तक भेजा। उनके नाम रविंद्र है, किसी का नाम आशीष है। वो 4 दोस्त थे और फंस गए थे बुरी तरह से, और अगर लियाकत अली का परिवार और लियाकत अली खड़े नहीं होते तो मॉब उनको मार डालते, और बाकायदा जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ उनके घर के सामने ही खड़ी रही। उन्होंने कहा कि भाई ये आपके हिंदू भाई हैं, लेकिन इस समय इनको बचाना मेरा कर्तव्य है, अगर मेरी जान लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन मैं इनको अपने घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। और भीड़ वापस चली गई इसके बाद। तो ये घटना बताती है कि समाज में हर तरह के लोग हैं, समाज में अभी भी एक बहुत बड़ा तबका बाकी है जो चाहता है कि सौहार्द भाईचारा कायम रहे। लेकिन जो नूह की घटना हुई है या बुलडोजर की जो घटनाएं इससे पहले कहीं हुई हैं, उनको लेकर बहुसंख्यक समाज की ओर से जो पहल होनी चाहिए वो पहल नहीं हुई। जेपी जी, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? हालांकि एक बहुत सिंपल आंसर है इसका कि सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी की, जिक्र शशिकांत जी ने भी किया, उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सिर्फ क्या इतना ही है? बहुसंख्यक समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तटस्थ हो गए हैं, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। जेपी जी भाई देखिए, जैसे उन्होंने 4 लोगों को बचाया, उनके घर पर बुलडोजर चला गया, उसी तरह बहुसंख्यक समाज के भी बहुत से लोग हैं जो मान लिया इस तरह का जो है वो काम करते हैं और बाद में उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगता है। तो प्रताड़ना से बचने के लिए, और मार्केट फोर्सेस जिसमें आपके घर के लोग भी शामिल हैं, अरे ये तो साले बदमाश हैं, इनका हो रहा था तो आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप चुपचाप क्यों नहीं बैठते? अब भाई वही सरदार जी के घर में, रोशन बाग जहां मैं रहता हूँ, वहां 10 सरदार के घर लूट दिए गए, उनका घर नहीं लूटने पाया। उनका घर नहीं लूटने पाया तो जो लुटेरे थे, जो उसमें संघ से लेके सारे लोग शामिल थे, क्या उनको ये बात अच्छी लगी होगी? आप बताइए। उनको कोई मौका नहीं मिला, नहीं हो सकता कि हमको भी वो ठीक कर देते? तो ये एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि वो सामने चोर है अपने मतलब यहाँ स्थिति इतनी हो गई है कि अगर सामने कोई आदमी दिन दहाड़े कोई जो है गड़बड़ी कर रहा होता है, बलात्कार कर रहा होता है, हत्या कर रहा होता है, तो सामने वाला दरवाजा की ओर से भी नहीं देखता, खिड़की बंद कर लेता है। कैसा ना हो कि पुलिस बुला करके कहने लगे कि चलो गवाही दो, ये दो, गवाह की कोई सुरक्षा नहीं है,
आपने क्या कहा, पुलिस ही लीक कर देगी उसको कि अरे वो तो फलाना तुम्हारे बारे में ऐसा कर रहा था, बेटा उसको इलाज करो नहीं फंस जाओगे। तो इतना गंदगी हो गई है, इतना अर्थतंत्र घूसखोरी भ्रष्टाचार हावी हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूं, जी पिछले गुजरात दंगों के बाद से आज अब तक जो भी घटनाक्रम हुए हैं और जिनमें भी बड़े बड़े राजनेताओं के नाम हैं, अगर उनके खिलाफ जुडिशियरी ने, हाई कोर्ट की जुडिशियरी ने, हम लोअर कोर्ट की जुडिशियरी को इसलिए नहीं शामिल कर रहे कि लोअर कोर्ट जब हाई कोर्ट ही लंबुलेट है तो लोअर कोर्ट की क्या बात, वहां भी तो समाज के ही लोग हैं। जिस जज ने कड़ाई से उस पर जो है अगर कार्रवाई की है तो उसको इस 9 साल की सरकार में उसको जरा भी एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया गया, बल्कि उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके प्रमोशन रोक दिए गए। 2 उदाहरण तो आपके सामने है, जस्टिस अकील कुरैशी जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, जस्टिस मुरलीधर जो अभी कल रिटायर हुए हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनेताओं की नापसंदगी के कारण उनको जो है न केवल प्रताड़ित किया गया और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता उनका अवरुद्ध कर दिया गया। तो कहने का मतलब है ऐसे में ये जो आपके पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट के 2 जज हैं, संघावलिया और समकौर, जी जी मैं इन्होंने बताता जो हूँ नाम ये, जी। हाँ, इन्होंने जो ये फैसला दिया है इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इस दौर में उन्होंने फैसला दिया है जबकि जज लोग भी जानते हुए कि जो है उनका एडवर्स फैसला होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो सही होते हुए भी जल्दी फैसला देने से बचते हैं और बीच का रास्ता निकाल करके गोल मोड़ करके मामले को अपने यहाँ से जो है मतलब क्या कहते हैं निपटा के हटा देते हैं कि भाई जाओ ऊपर के कोर्ट में, वहां जो तुमको निर्णय मिलना होगा मिलेगा, हम क्यों कंट्रोवर्सी में फंसे। जब जज साहब इनका लोग नाम की ये है हालत है, दोनों हैं? दोनों जजों का नाम है जस्टिस जी एस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन, ये इनके हाँ नाम तो है। ये जो, सलाम हाँ जी तो जी इन दोनों ने जो ये फैसला दिया है इस व्यवस्था में, ये खतरा उठाते हुए दिया है कि इनका प्रमोशन रुक सकता है, इनका एलिवेशन ऊपर रुक सकता है ना, इनको चीफ जस्टिस बनने का मौका अगर इनके जीवन में आया तो इनको किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करके वहां जूनियर बनाया जा सकता है। इसलिए इस निर्णय का महत्व जो है मतलब क्या कहते हैं और भी बढ़ जाता है कि इन्होंने ऐसी परिस्थिति में दिया। अब इनको कहां से भीतर से प्रेरणा मिली ये अब शोध का विषय है, कुछ दिन में आ जाएगा सामने। अब देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो नूह की का कांड है ये मुद्दा उठाता है कि क्या कानून व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है और राज्य की ओर से जातीय सफाई की कवायद की जा रही है। अब कानून व्यवस्था की आड़ में आप कानून व्यवस्था मान ली किसी ने तोड़ा तो अब आप देख रहे कि इसका घर जो है नियम कानून से बना है कि नहीं। उस घर में वही अकेले तो नहीं रह रहा, 5 मेंबर उसके साथ और भी रह रहे हैं, 10 मेंबर और भी रह रहे हैं, 5 किराएदार रह रहे हैं। उनके बारे में आपने सोचा कि ये सब बेछत के हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इतने महंगाई के जमाने में। आज आप मकान लीजिए, उसके बाद 6 महीने बाद आप उस मकान को बदल के उसी तरह का दूसरा मकान लेने की कोशिश कीजिए, देखिए किराए में कितना अंतर है। तो अब सवाल इस बात है कि मामला कानून व्यवस्था का हो और आप उसकी आड़ में ध्वस्तीकरण करने लगे। अच्छा, फिर अगर आपका कानून इतना लचर है, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतनी लचर है कि वो जो है वो ठीक से जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करती, ठीक से केस तैयार नहीं करती, नतीजा है कि अदालत में सबूतों के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में, पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ लेके लोग बच जाते हैं। तो इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कमी है या जो बच गया उसका जो है बहादुरी है, आप बताइए। बहुत अगर उसने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ब्राइब कर दिया और ब्राइब करने के कारण उन्होंने जो लचर तफ्तीश कर दिया, आपने नकालेपन के कारण कर दी या अपनी अक्षमता के कारण कर दी, तो इसके लिए किसको आप दोषी मानेंगे। और फिर आप चाहेंगे, हम लोग तो भाई पत्रकार थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो साहब वो जो एसएसपी महोदय कहते थे देखिए हम लोग कितना भी पकड़ के ले आए और जज साहब ने जो है क्या कहते हैं छोड़ दिया तो हम क्या करें। अरे भाई आपने केस किस तरह तैयार किया था, आपने 10 नरमुंड बरामद कर लिए, 10 केस को खोल दिया आपने, 10 केस से जोड़ दिया। आपने उस नरमुंड का डीएनए टेस्ट करा के स्टेब्लिश नहीं किया कि जो केस आपने खोला वास्तव में उस परिवार का था कि नहीं था।
तो कैसे जब स्टेब्लिश ही नहीं हुआ कि वो नरमुंड किस परिवार का था, और फिर यहाँ गंगा के किनारे आप अभी अगर रेत में घूमिए सवेरे सवेरे तो आपको जो है इलाहाबाद में 2-3 किलोमीटर में 10-15 नरमुंड मिल जाएंगे पड़े हुए। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को लोग बहा देते हैं, बहुत लोगों को करके, तो नरमुंड बचा रहता, किनारे पानी से आके किनारे लग गया और सूखे में पड़ गया तो वहां पड़ा रहता है। बहुत से आंतरिक तांत्रिक मांत्रिक वो नरमुंड उठा ले जाते हैं, उसमें सिंदूर उन्दूर लगा के अपना तंत्र मंत्र की पूजा करते हैं। अब वो बरामद हो तो आप कहिए कि ये फलाने हत्या में था, ये फलाने हत्या में था। कैसे मालूम कि नरमुंड किसका है? जब तक आप उसका डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे, और डीएनए टेस्ट करा के आप स्टेब्लिश नहीं करेंगे तो सजा कैसे मिलेगी, ये बताइए। आप एक बार स्टेब्लिश तो कीजिए कि वो जो मरा था उसका नरमुंड है, तो अगले की जिम्मेदारी होगी बताने की कि उसके बाद नरमुंड कहाँ से आया। वो सब उससे बताया कि उसके बाद नरमुंड उसने हत्या की कहाँ से आया। तो सवाल इस बात का है कि आपकी जो लचर तफ्तीश, आपका जो लचर रवैया, अब सीबीआई तक का लचर रवैया है। किसी अधिकारी के खिलाफ सीबीआई ने जो भी जो है आज तक जो चार्जशीट दाखिल की होगी, आप इसका सर्वे करा के देख लीजिए, आप आंकड़े निकलवा के देख लीजिए कि उसमें शायद ही 5 या 10% को उसको सजा मिली होगी जिसके प्रति सरकार बहुत कुपित है, और नहीं तो सजा नहीं मिली, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, उन्होंने जो है उस तरह का जो है सब लीवापोती कर दी तो कोर्ट में स्टेब्लिश ही नहीं हो पाती। जी जेपी जी, हम आपके पास दोबारा आते हैं। जी, एक बार मैं यादव जी के पास जाना चाहता हूँ। यादव जी, निश्चित रूप से अभी जेपी जी ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की, उन्होंने मतलब जो जजमेंट दिया है वो ऑर्डर दिया है, बहुत ही यूनिक ऑर्डर है, और देश में बहुत जल्दी आगे चलकर ये नजीर बनेगा, और तमाम जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई जब इनका कंप्लीट जजमेंट आएगा तो उसके जरिए रुकने की उम्मीद भी है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इन्होंने अपना कैरियर तो दांव पर लगा ही दिया है। मुझे इन लोगों की आयु के बारे में जानकारी नहीं है कि इनका रिटायरमेंट कब है, कब होना है, लेकिन इन्होंने जो अभी दिखाई दे रहा है कि जुडिशरी में जो समय चल रहा है, जिस तरह से सरकार जुडिशरी को प्रभावित करने में लगी रहती है, उसको देखते हुए इन दोनों जजों ने निश्चित रूप से अपना कैरियर दांव पे लगा दिया है। तो जब कोई जज इस तरह का फैसला लेते हैं तो क्या वो वाकई सरकार से प्रभावित नहीं होते हैं, या सरकार उनको हर तरह से प्रभावित करने की कोशिश करती है? यादव जी, आपका क्या इस पे इम्प्रेशन है? यानी आप खुल के ना भी बोलना चाहें तो भी स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका एक इस पे नजरिया क्या है? जी 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 किरमानी जी, सीधी सी बात है। देखिए कि कुछ दुनिया, इस हिंदुस्तान में या दुनिया में कहें, आप किसी भी देश के लिए कहें, कि कहीं भी न्याय प्रक्रिया के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो राजनीति से अछूते रह ही नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आत्मा जाग उठती है और वो राजनीति को एक तरफ रखकर कुछ ऐसे फैसले करते हैं। पहले भी हमारी जो जुडिशरी रही है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं, जैसे उनका नाम लिया जा सकता है कुछ लोगों का, कि जिन्होंने जनता के हक में फैसले किए। आजकल पहले कभी नहीं होता था। ये जो पब्लिक की जो लिटिगेशन है, आईपीएल वगैरह जो कहते हैं, वो जेसी वर्मा जी के सामने समय में शुरू हुई, और ऐसे बहुत से जजेस हुए हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर फैसला किया है। तो आप ये देखेंगे कि ये तो हमारे कानून का पहला नियम है कि क्राउन इज द वर्स्ट लिटिगेंट। क्राउन बोले तो हमारे यहाँ आप सरकार मान लीजिए, राजा मान लीजिए, कोई नवाब मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, उनसे बेकार कोई भी लिटिगेंट कोर्ट के सामने कभी आ ही नहीं सकता। और देखेंगे कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इसी चीज के ऊपर आधारित है कि सरकार की तरफ से जो भी एजेंसियां हैं उनको जिस समय कानून बनाया गया, माना गया कि गड़बड़ जरूर करेंगी, और इसी वजह से डिफेंस के अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए, बहुत सारे डिफेंस के लिए उनको समय दिया गया, प्रावधान दिए गए कि वो अपनी बात को अदालत के सामने रख सकें। अब जहां तक कैरियर का सवाल है, मैं तो मानता हूं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपनी एक आंख को पदोन्नति के ऊपर रखता है और दूसरी आंख को अपने कार्य पर रखता है, तो वो आदमी कभी ऐसे फैसले नहीं कर सकता। आपको दोनों में से पदोन्नति को तो ताक पर रखकर ही काम करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। हर सूरत में, हर स्टेज पे, हर एक पद के ऊपर, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, चाहे वो उसके बाद हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो,
उन सब के ऊपर हर फैसले का उनके कैरियर पर प्रभाव पड़ता है। ये उनकी खुशकिस्मती है कि जिस भी सरकार के हक में वो फैसला चला गया, कानून संगत फैसले होते हैं, पर हमेशा फैसला किसी एक सरकार के खिलाफ होता है, एक सरकार के हक में होता है। अब इस फैसले को अगर हम इस लिहाज से लें कि इस फैसले से हमारी जो अभी मौजूदा सरकार है उसका जो है छीछा लेदर हुई है, उसका जो नंगा नाच था वो उजागर हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये सरकार जैसे भी चाहे, जब भी चाहेगी और उनका जब भी समय आएगा कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि पहले हमने कभी नहीं सुना कि लोअर जुडिशरी के किसी भी व्यक्ति के ऊपर विजिलेंस का छापा पड़ा और उसको पकड़ करके सस्पेंड कर दिया हो। पहली बार सीबीआई कोर्ट पंचकुला के एक जज साहब थे, वो ईमानदार है बेईमान है इसके ऊपर हम बहस नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं मान के चलिए कि उन्होंने कोई गलत काम कर दिया। गलत काम करने का अमूमन ये होता था कि हाई कोर्ट उसका संज्ञान लेती थी, उसका वर्क विड्रॉ कर लेती थी, उसके बाद इंक्वायरी होती थी, इंक्वायरी के बाद उनको या तो बहाल कर दिया जाता था या उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। तो हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं उनको भी इन्होंने स्नैच करके उन जज साहब को सस्पेंड करवा दिया, और इसका केवल एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि तुम चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, तुम चाहे किसी भी पद पे हो, अगर हमारे साथ नहीं हो तो तुम हमारे खिलाफ हो। दो ही इनके पास सूरत है, या तो तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ हो। अच्छा, फिर आप एक चीज और देखेंगे कि कभी से ये होता आया है कि जब किसी एक भारतीय व्यक्ति का दूसरे भारतीय व्यक्ति के साथ कोई मुकदमा हुआ, अंग्रेजों को जमाने से लेके आज तक, उसमें किसी व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। पर जहां पर किसी एक भारतीय व्यक्ति का पूरे सिस्टम के अंदर सरकार के साथ जब भी कभी ऐसे मामलों में हुआ है तो उसको हमेशा जो है बड़ा परेशान होना पड़ता है, और उसकी जो जो ऑर्डियल जो उसको परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, उसकी कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब इसीलिए लोग बोलते कम है। जब भी आप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसका जरूर नतीजा कभी न कभी आपको भुगतना पड़ता है, अपनी जिंदगी में ही भुगतना पड़ता है। मैंने भी भुगता है, पर मेरे को कोई उसका कोई गिला नहीं है, चलता रहता है, तो जिंदगी है आदमी की और ऐसे ही चलती है। हमारे साथ के जो और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस थे उन्होंने भी भुगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज के शिकार हो जाते हैं। आप देखेंगे आपके कोई भी व्यक्ति 100% खरा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं आदमी से कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। कभी किसी मामले में गलती होगी, कभी किसी के मामले। अब जब पदोन्नति की बात आती है, जब हाई कोर्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, तो जो अपने फेवर का जज है उसकी वो सारी की सारी चीजें जो है अंडर द कारपेट घुसा दी जाती हैं, और जिसको आपको नहीं जाने देना है उसकी की सारी चीजें जो भी है उनको बढ़ा करके उनको कारपेट के ऊपर सजा करके ऐसा रख दिया जाता है कि जो भी आदमी फैसला करता है प्रेजुडिस तो होता ही है। अब जो भी आदमी कॉलेजियम में बैठा है वो आदमी कम से कम ये तो सोचता है तेरे ऊपर कोई दाग ना लगे। वो खुद तो जाकर के उसको देख नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में सबको भुगतना पड़ता है। हर आदमी भुगतता है, और अगर भुगतने से डरेगा कोई आदमी तो वो देश के लिए काम नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी जगह पे हो। तो मेरा तो ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पदोन्नति को ताक पे रखकर फैसला कर देना चाहिए, जो ठीक है वो करते। इसमें भी ऐसा ही हुआ है। जस्टिस साहब ने जो फैसले किए उस समय उन्होंने ये सोच के नहीं किया कि उनको पदोन्नति, उन्होंने ये सोच के किया कि न्याय होना चाहिए, चाहे किसी के हक में जाए किसी के खिलाफ जाए। जी किरमानी जी। बहुत शुक्रिया आपका राकेश यादव जी। निश्चित रूप से दोनों जजेस जो है हमारे जस्टिस जीएस संधावालिया और मैडम जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन, ये सलाम करने योग्य हैं और इनको सलाम पहुंचे मेरा। इन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया है और ये नजीर बनेगा। प्रोफेसर शशिकांत जी, अंत में आपसे सवाल। खाओ मत सुबह छोड़ दिया था जी, क्या जो ये आंदोलन है भाजपा का, अल्पसंख्यक विरोधी आंदोलन बुलडोजर की आड़ में, और तमाम अन्य तरह की जो इनकी रणनीतियां हैं, क्या उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है या अभी नहीं आया है, या जो बहुसंख्यक समाज है वो कभी ऐसी चीजों के खिलाफ खड़ा होगा? आपको उम्मीद है कोई? क्योंकि आप एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जी 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 यूसुफ जी, मैं इस राजनीति को केवल अल्पसंख्यक विरोधी नहीं मानता हूँ। ये एक बड़ी परिघटना है। अल्पसंख्यक विरोध इस राजनीति का एक पक्ष है। इसमें आम जनता का विरोध है, इसमें लोकतंत्र विरोध है, इसमें भारतीय जो डेमोक्रेटिक और फेडरल स्ट्रक्चर है उसका विरोध है,
इसमें न्याय की जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय की जो धारणाएं हैं उसका विरोध है। इनकी राजनीति में न्याय की जो बहुलतावादी धारणाएं हैं, प्लूरल इंडिया, विविध धारणा, बहुरंगी इंडिया, जिसको हम लोग सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया कहते हैं, उसका विरोध है। इनकी पूरी कोशिश है कि भारतीय लोकतंत्र को एक पार्टी स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक ऐसी राज्य व्यवस्था जो एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा चलाया जाए और उसकी विचारधारा के द्वारा चलाया जाए, और उस विचारधारा को इनके जो पूर्वज हैं उन्होंने हिंदू राष्ट्र के रूप में रेखांकित किया हुआ है, और उसकी लाइन पर आरएसएस, इनकी जो संरक्षक संस्था है, वो कार्य कर रही है। हम लोगों को इस पूरे ट्रैजेक्टरी को अलग रख करके इस पूरी परिघटना को नहीं देख सकते। ये केवल और केवल पॉलिटिकल लीगल क्वेश्चन नहीं है। ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं और जो इनके परपेट्रेटर्स हैं और इसमें जो विक्टिम्स हैं, उसमें अगर हम पैटर्न नहीं देख पा रहे हैं कि ये कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या संवैधानिक लोकतंत्र का विरोध करने वाली, इससे केवल भिन्न नहीं, भिन्नता से आगे जाकर के इसके विरोध करने वाली एक संस्था है, ये बात हमें समझनी है। और जो कुछ भी एक पॉलिटिकल साइंस में कहावत है कि लेट द कॉन्स्टिट्यूशन बी कट इनटू, let the constitution be have the 1,000 cuts and bleed it, let it die by bleeding. Similarly, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कट्स नहीं लगा रहे हैं, भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र को जगह जगह से क्षति नहीं पहुंचा रहे, बल्कि पहले ही इन्होंने भारतीय समाज में उससे ज्यादा बड़ी इकाई, संवैधानिक लोकतंत्र से ज्यादा बड़ी इकाई हम मानते हैं कि जो देश में समाज में लोग हैं, उनमें इन्होंने 1,000 कट्स लगाने की शुरुआत कर दी है, बहुत पहले से कर रहे हैं। लोगों में वैमनस्य इस कदर बढ़ा दो कि प्रत्येक व्यक्ति राजनीति को सांप्रदायिक वैमनस्य के रूप में ही चिन्हित करने लगे। जो अंतर सांस्कृतिकता जो भारत में 1000 सालों से विकसित हुई, 1000 से अधिक वर्षों में, मैं तो कहता हूं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास ही अंतर सांस्कृतिक का मतलब अलग अलग संस्कृतियों के परस्पर एक दूसरे की परस्पर निर्मिति है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ही नहीं, बल्कि तमाम हजारों की संख्या में जो जातीय जनजातियां हैं, वो परस्पर निर्भरता के क्रम में ही उनका विकास हुआ है, भारतीयता का विकास हुआ है। तो उसको नष्ट करके, उसको ब्लीड करा करके एक खास किस्म का मॉडर्न कम्युनल आइडियोलॉजी के द्वारा, सांप्रदायिक रचना के द्वारा ये पूरी तरह से एक आधुनिक परिघटना है, एक मॉडर्न फिनोमेना है। और इस पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट करना, भारतीय समाज को नष्ट करना और अंततः भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करते हुए ये एक किस्म के तानाशाही के शासन को स्थापित करने की दिशा में ले जाना, जिसको वन पार्टी, वन रूल, वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन एवरीथिंग, वन एंड वन डिक्टेटर, ये उसी एक लॉजिकल कंसेक्वेंस है उसका। इसीलिए संघवाद के फेडरलिज्म के विरोध में खड़े होते, और इसीलिए ये तमाम भिन्नताओं को, जो धार्मिक भिन्नताएं हैं, जातीय भिन्नताएं हैं, उनको उनके खिलाफ खड़े होते हैं और उनको खत्म करने या उनको डेसिमेट करने पर लगे होते हैं। राजनीति से इन्होंने, अपनी राजनीति में इन्होंने ये काफी कुछ हासिल किया है। आप देखिए भारतीय, अगर भारतीय राजनीति का अगर रिलीजियस प्रोफाइल आज किया जाए तो कितने हिंदी प्रदेश में ही अल्पसंख्यकों का जो उनकी संख्या के आबाद से के प्रतिशत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो लगभग आज की तारीख में नगण्य है। राजनीतिक परिदृश्य से उन्होंने बाहर कर दिया है। तो ये कैसा लोकतंत्र, ये देखिए लोकतंत्र का खात्मा तो उन्होंने एक तरीके से कर दिया इस सांप्रदायिकता की राजनीति से, जहां अल्पसंख्यक, जहां अन्य समुदाय, आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण के प्रावधान नहीं होते तो ये जो बहुजन दलित समुदाय है वो संविधान में कहीं नहीं होता, अपनी 25-28% आबादी के बावजूद कहीं नहीं होता, क्योंकि अपनी राजनीति से इन्होंने उसको खत्म कर दिया है। और जहां रिप्रेजेंटेशन देना भी है वहां बहुत ही टोकन रिप्रेजेंटेशन देना, जबकि आइडियोलॉजिकल प्रिडोमिनेंस उनका ही बना रहे। तो एक बहुत ही खतरनाक, इसी को सर्वसत्तावाद या इसी को बहुसंख्यक, जिसको रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म है, वो कहा जाता है। इसके अलग अलग एपिसोड्स हैं, इसमें अलग अलग एपिसोड्स और अलग अलग फेजेस हैं। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन एक फेज है, अभी जिस फेज में हम लोग एंटर कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस फेज है। मेरा कहना ये नहीं है कि भारत में लोकतांत्रिक और सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं नहीं। अभी किसान आंदोलन में हजारों की संख्या में, बल्कि हम कहें लाखों की संख्या में जो किसान मोबिलाइज हुआ, वो उसने साबित किया, किसान कानूनों को वापस लेना पड़ा इनको, कि भारतीय जो ग्रामीण समाज है, भारतीय जो किसानों का समाज है, मजदूरों का समाज है,
और वो अभी उतना सांप्रदायिक नहीं हुआ है। नूह में भी बहुत ही पॉजिटिव खबरें मिली मेवात में, जहां हिंदुओं और मुसलमानों के और वहां तमाम समुदायों ने इनके सांप्रदायिकता की राजनीति को सब्सक्राइब करना उचित नहीं समझा और उनसे अलग रहे। तो ये कहना मेरा मानना है, ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि भारतीय समाज का और भारतीय बहुसंख्यक समुदाय का पूरी तरह से सांप्रदायिकीकरण हो गया है। मैं नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि बहुत बड़ा समुदाय संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस तमाम मानवाधिकारों के आधार पर आकर के भाईचारे को निर्माण करने के लिए सहिष्णुतापूर्ण। राहुल गांधी की पूरी यात्रा के दौरान आपने देखा कि पूरा ईडीएम चेंज कर गया था। कर्नाटक को इन्होंने प्रयोगशाला बनाया था सांप्रदायिक विद्वेष का, उस कर्नाटक ने इनको रिजेक्ट कर दिया। और वो रिजेक्शन देखिएगा, किसी भी चीज की अति होती है, वो अति के दौर में आ चुका है और वो रिजेक्शन जो है इनका एक एक करके होगा। हरियाणा में भी होगा। आप यकीन मानिए, हरियाणा में जो रियल इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, नौकरी के मुद्दे, ये सारे मुद्दे केंद्र में आएंगे और इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति हरियाणा की जनता ध्वस्त करेगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। भारतीय जनता और उसकी लोकतांत्रिक चेतना पर हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए और हम लोगों को अपना काम कंसिस्टेंटली करते रहना होगा, इन शक्तियों को एक्सपोज करने का, जनता को समझाने का कि भाई इस चक्कर में मत पड़ो, ये एक विभाजक शक्तियां हैं। अगर तुम वास्तविक अधिकार और लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहते हो तो इनके चक्कर में मत पड़ो। इसलिए मैं मानता हूं कि ये पार्टी स्टेट, जो पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था को ये पार्टी स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक खास किस्म के एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना हो। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हमारे कार्यक्रम का समय बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, हम 6 मिनट आगे हो हैं, लेकिन चलते चलते अपने पैनलिस्ट से, अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे पास आज समय नहीं है, नहीं तो हम इसको 2 घंटे का कार्यक्रम कर लेते और मेरे ख्याल से 2 घंटा कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में हम उस पर कार्यक्रम करें। वो ये है कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने के 3 दिन बाद एक स्पीच दी थी और कहा था कि भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खतरनाक है, उसमें चेंज होना चाहिए। और जो रंजन गोगोई साहब हैं, जो कृपा पात्र बन के अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, उन्होंने कल भाषण दिया। रंजन गोगोई ने सदन के अंदर कहा कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव होना चाहिए, वो बहुत ही फाल्टी। तो ये जो 2 लोग हैं, जो रंजन गोगोई हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था और लिखा था उस फैसले में कि मस्जिद गिराना गलत है और इसको गलत गिराया गया है, ये सब सही है बातें, लेकिन जमीन उन्होंने दूसरी पार्टी को दी, जो बाबरी मस्जिद की जमीन है। कहने का आशय यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं और अगला निशाना जो है संघ परिवार का, वो संविधान के बदलाव है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात इन्होंने उठाना शुरू कर दी है और देश के 2 महत्वपूर्ण लोगों ने ये बात कही है, वो है उपराष्ट्रपति और दूसरे हैं राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई, जो पूर्व चीफ जस्टिस भी हैं। तो इशारा यह है कि सभी लोग इस बात को समझ ले कि अगर संविधान में बदलाव हुआ तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। आने वाली स्थितियां क्या बनेंगी कोई नहीं जानता है। अभी तो हमने नूह देखा है, अभी तो हमने इलाहाबाद देखा है, अभी तो हमने गुजरात का हिम्मतनगर देखा है, अभी तो हमने असम का बरपेटा देखा है जहां पे बुलडोजर के पहिए चले। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम मैं समाप्त कर रहा हूँ। दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ कि आज 8 मिनट ज्यादा हमने आपका लिया है। उम्मीद है कि हमें झेलेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किरमान।